Good evening, friends. This is third video on certain changes as proposed in Finance Bill 2022 pertaining to GST changes. What are those changes? First one, Section 29 subsection 2 clause B and clause C going to be amended. What is clause B? Clause B talking about if you are a composition dealer and if you have not filed your return being composition dealer for 3 consecutive tax period, ये provision होता था, इसको amend किया गया. Now they are saying if you have not filed return for a particular financial year for composition dealer beyond 3 months from the due date of furnishing return, then that may be the reason of cancellation of your GST number by a proper officer. Subclause C under section 29 subsection 2, where proper officer can cancel the GST number for normal taxpayer other than composition dealer. And the earlier provision was if you have not filed your monthly return continuously for 6 months, this was the provision, which is now being amended and stated for such specified period. यानी उन्हें कहा कि अब गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी एक सर्टेन पीरियड, अगर उस सर्टेन पीरियड तक आपने कंटिन्यूसली जीएसटी का रिटर्न नहीं भरा तो प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल योर जीएसटी नंबर, यानी जो 6 महीने का कंटिन्यूस पीरियड था उसको डिलीट कर दिया और डाल दिया फॉर सच कंटिन्यूस पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड, यानी वो स्पेसिफाई होगा, बताया जाएगा, पर ये तो श्योर है कि वो अब 6 महीने से कम होने वाला है. यानी सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी के अंदर व्हेन प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल जीएसटी नंबर फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, इन प्रोविजन को अमेंड किया गया. कम टू नेक्स्ट सेक्शन 34, इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी. यानी जीएसटी में अगर आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं, there was time limit under section 34 subsection 2 of CGST Act. और टाइम लिमिट क्या होती थी? By September of next financial year pertaining to financial year to which these credit note pertains, or date of furnishing annual return whichever is earlier. अब इनने कह दिया now it would be, so उनने by सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो होता था उन्होंने कह दिया बाय 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम लिमिट अब क्या होगी? बाय 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ये लिमिट को बढ़ा दिया गया. इसमें 2 बातें मैं आपसे कर लूं. क्रेडिट नोट जब आप जीएसटी में इशू करते हैं तो पहले टाइम लिमिट था सितंबर, जिसको उन्हें 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कर दिया, टाइम पीरियड बढ़ा दिया, जिसमें क्रेडिट नोट के ऊपर जो जीएसटी आपने चार्ज किया वो आप एज ए सप्लायर अपने आउटपुट टैक्स से एडजस्ट करते थे और उतना ही कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी आपका जो बायर है रेसिपिएंट रिवर्स करता था. तो पहले तो टाइम लिमिट बढ़ा दिया, लाउडेबल वन. अच्छा, दूसरा इसमें यह इंपॉर्टेंट है, कई बार हम उस टाइम लिमिट तक मान लीजिए क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाए तो क्या हम फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जिस पे जीएसटी नहीं लगता, जिसको हम कमर्शियल क्रेडिट नोट कहते हैं, हम इशू कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है? देखिए, एज पर मी इट इज क्वाइट पॉसिबल. वी कैन always issue financial credit note or commercial credit note outside the GST
जो जीएसटी के अंदर नहीं है, तो उसके लिए टाइम लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी। एज ए सप्लायर आप आउटपुट टैक्स से कोई भी जीएसटी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एंड करस्पॉन्डिंगली आपके बायर को उतनी आईटीसी रिवर्स भी नहीं करनी है, रेवेन्यू न्यूट्रल। सो इवन दो क्रेडिट नोट टाइम लिमिट इशुएंस करने के लिए 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टाइम पीरियड बढ़ाया गया, बट साइमल्टेनियसली एक दूसरी जो सबमिशन है जो फाइनेंस बिल का पार्ट नहीं है, वो मैंने आपसे शेयर की कि हम फाइनेंशियल क्रेडिट नोट और कमर्शियल क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं, जिसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट एंड कमर्शियल क्रेडिट नोट के ऊपर आपको आउटपुट टैक्स से कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर, एंड करस्पॉन्डिंगली आपके बायर को भी कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट को आप अपने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाएंगे। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट चेंज हमने देखा, मैंने टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड सेक्शन 37 के चेंज, 38 के चेंज, 39 के चेंज, 41 के चेंज, 42, 43, 43A, ये सारे चेंज मैंने अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो वीडियोस थे उसमें डाल दिए हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 47 पे, जहां पे लेट फीस लगती है। तो जो लेट फीस जो हमारे अंडर सेक्शन 52 जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं, उनके लिए भी अब प्रपोज कर दी गई है। सो लेट फीस पहले 39 के लिए और 45 के लिए, 39 में 3 भी है, 45 में फाइनल रिटर्न है। अब इनने जीएसटीआर 8 जो सेक्शन 52 टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया तो लेट फीस लगेगी, यह पहले प्रोविजन नहीं था, अब डाल दिया गया फॉर जीएसटीआर 8। पेनाल्टी का प्रोविजन होता था जनरल पेनाल्टी अंडर सेक्शन 125, तो 47 में यह रेफरेंस डाल दिया गया। साइमल्टेनियसली अगर आप देखें सेक्शन 38 का जो रेफरेंस मैंने आपको बताया, 2-वे कम्युनिकेशन रिटर्न सिस्टम अब खत्म हो गया, जहां जहां सेक्शन 38 का रेफरेंस था वो ऑमिट कर दिया गया। अब आते हैं सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 में रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऑथोराइज करता था कि वो आउटवर्ड सप्लाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी कैसे फर्निश करे। आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में, आईटीसी आपके जीएसटीआर 2 में, पर जीएसटीआर 2 सेक्शन 38 का रेफरेंस अब, क्योंकि 2-वे कम्युनिकेशन खत्म, सेक्शन 38 का रेफरेंस उनने सेक्शन 48 में ऑमिट कर दिया। अब आते हैं जो चेंज सेक्शन 49 में किए गए। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 में जब आप जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट चेंजेस सेक्शन 49 में किए गए। पहला चेंज, अगर आप पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पर्सन है अंडर सेम पैन नंबर और आपका कुछ पैसा ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है, ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है, दैट मे बी अंडर आईजीएसटी, सीजीएसटी, तो क्या आप एक डिस्टिंक्ट पर्सन के ई कैश लेजर से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के ई कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं? लाउडेबल चेंज। इन्हें अलाउ कर दिया कि किसी एक डिस्टिंक्ट पर्सन, मान लीजिए मेरे 2 रजिस्ट्रेशन हैं अंडर सेम पैन नंबर, तो दोनों रजिस्ट्रेशन को हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। सो एक रजिस्ट्रेशन में जहां पे ई कैश लेजर है मेरा, सो दैट मे बी मेरा कैश आईजीएसटी, सीजीएसटी में पड़ा हुआ है, तो मैं इस बैलेंस को दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के ई कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकता हूं, लाउडेबल वन। दूसरा चेंज जो सेक्शन 49 में डाला, वो एक तरह से बैकडोर एंट्री मान लीजिए आपको रूल 86B याद होगा, जो 1 जनवरी 2021 से आया था, रूल आया था, प्रोविजन नहीं था। उस रूल में क्या था कि आपका जो ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस है
उनने रेस्ट्रिक्शन डाल दी थी कि आप 99% से ज्यादा आप अपने ई क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब 1% आपको ई कैश लेजर से देना था। और किन के लिए था? जिनकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई इन ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड एक्सीड्स 50 लाख रुपीज। कोई पर्टिकुलर टैक्स पीरियड किसी मंथ का जिसकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड 50 लाख रुपए से ऊपर थी, तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी कि आप ई क्रेडिट लेजर 99% यूज कर पाएंगे। अब उनने सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 को डाल दिया और प्रपोज कर दिया कि लॉ के अंदर गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एंड दे मे स्पेसिफाई कि आप कितना परसेंटेज अपने ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस आप यूज कर पाएंगे। दैट मे बी 99%, 98%, 97%, बट रूल 86B जिसमें 99% है, जो 1 जनवरी 2021 से इनने नोटिफाई किया था, पर उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। नाउ दिस लीगल बैकिंग विच इज कमिंग आउट, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो उन्हें सेक्शन 49 सबसेक्शन 11 के अंदर डाल दिया, सेक्शन 49 सबसेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट। तो ये एक जो कर्टेलमेंट, आप अपना पूरा ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज नहीं कर पाएंगे पहला, सो ये स्पेसिफाई करेंगे, आने वाले टाइम में बताएंगे कि आप कितना परसेंटेज ऑफ ई क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं। बट प्रेजेंटली जो रूल 86B था, इसके लिए लिटिगेशन का रिट भी फाइल हो गई है कि क्या हमारी कोई रेस्ट्रिक्शन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ई क्रेडिट लेजर हो सकता है। तो उन्हें लीगल प्रोविजन अब बना दिया, बैक्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट चेंज पे आइए, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3, इंपॉर्टेंट वन, इंटरेस्ट ऑन रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed but not utilized। सो अगर आपने कोई ITC wrongly availed की है पर यूटिलाइज नहीं किया, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नो इंटरेस्ट लीवेबल, लाउडेबल रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए ये लाउडेबल है। नो इंटरेस्ट ऑन रिवर्सल ऑफ ITC wrongly availed but not utilized। कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्यूट होता था कि 24% लगेगा या 18% लगेगा, इट इज नाउ बीइंग स्टेटेड 18% पर एनम। सो ये लाउडेबल चेंज इन फेवर ऑफ ए टैक्स पेयर। पर दो बातें इसके अंदर, मान लीजिए आपने अगर 24% का इंटरेस्ट दे दिया, 24% का होना चाहिए 18%। या दूसरा, ITC आपने रॉन्गली अवेल्ड किया था, यूटिलाइज नहीं किया, रिवर्स करते वक्त आपने इंटरेस्ट दे दिया, उस इंटरेस्ट का क्या होगा। सो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यह प्रोविजन रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होने वाला है। और दूसरा, अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जबकि देना 18% है, तो जो हमने दे दिया उसका क्या होगा, रिफंड मिलेगा क्या, पॉसिबल है क्या। इन माय हम्बल सबमिशन, refund of such interest would be available definitely, that will be termed as a deposit। आपने अपनी पॉकेट से दिया है, provided incidence is not passed on। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आ जाएगा, सेक्शन 54 की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी क्या फॉर गेटिंग रिफंड ऑफ दिस इंटरेस्ट अमाउंट विच वी आर डिस्कसिंग हियर। अगर ये डिपॉजिट है और इसको मैं डिपॉजिट ही मानूंगा क्योंकि ये लेवी नहीं है, जब इन्हें कहा नो इंटरेस्ट ऑन रिवर्सल ऑफ रॉन्गली अवेल ITC बट नॉट यूटिलाइज्ड, जो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होने वाला है, तो ये स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट नहीं है। तो जो मैंने जमा किया वो डिपॉजिट है। एज पर मी देन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट ऑफ 2 years अंडर सेक्शन 54 will not be applicable, but we need to wait and watch
एंड इस पे ह्यू एंड क्राई होने वाली है, बट मेरी सबमिशन ये होगी, आपको इसका रिफंड जरूर मिलेगा। अगर आपने इंटरेस्ट दे दिया है तो वापस के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल कीजिए, और डिफरेंशियल भी अगर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं 24% वर्सेस 18%, तो उसके रिफंड की भी बात कीजिए, और जरूर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कीजिए। गो टू सेक्शन 52 सब सेक्शन 4। आप GSTR 8 भरते हैं, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हैं। तो GSTR 8 को अगर आपको अमेंड करना है फॉर एनी ओमिशन एंड एरर, नाउ टाइम लिमिट वुड बी 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 54 में आते हैं। सेक्शन 54 में 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। पहला इंपॉर्टेंट चेंज, आपने ई कैश लेजर में पैसा जमा कर दिया और आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पेमेंट आपका बनता ही नहीं है, तो आप रिफंड ले सकते हैं। रिफंड के लिए उन्होंने कह दिया दैट वुड बी इन ए मैनर एंड फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सो यानी अब आपके लिए वो ऑप्शन आ जाएगा, पहले भी था, आप अदर्स में जाके ई कैश लेजर का रिफंड ले सकते थे, बट अब स्टैट्यूटरीली अंडर सेक्शन 54 के अंदर डाल दिया कि अगर आपको ई कैश लेजर में बैलेंस है और आप रिफंड लेना चाहते हैं, इट विल बी परमिटेड टू यू। सेकंड, जो सेक्शन 54 में हम रिफंड देते हैं, तो एक सेक्शन 55 में जाइए, जो रिफंड हम स्पेशलाइज्ड जो बॉडी हैं, यूनाइटेड नेशन जो एजेंसीज हैं, स्पेसिफाइड बॉडीज हैं, एजेंसी हैं, जो हमने एम्बेसी वगैरह देखी हैं, जब वो प्रोक्योर करते हैं और उस पर GST पे करते हैं तो उसका रिफंड मिलता है उनको। वो रिफंड उनको अब मिलेगा विद इन 2 years एज अगेंस्ट 6 months फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर जिसमें उनने सप्लाई रिसीव की है। थर्ड, SEZ को जब हम सप्लाई करते हैं और SEZ डेवलपर को जब हम सप्लाई करते हैं, 0 रेटेड है, तो रिलेवेंट डेट क्या होगी? 2 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 GSTR 3B। जो सप्लायर SEZ यूनिट या डेवलपर को सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज करता है, वो 0 रेटेड है, उसे रिफंड मिलेगा ऑफ इनपुट सर्विसेज। रिलेवेंट डेट क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा? रिलेवेंट डेट होगी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ऑफ रिलेवेंट टैक्स पीरियड, और वहां से 2 साल आप कैलकुलेट करेंगे। लास्ट जो सेक्शन 54 में डाला, वो डिपार्टमेंट के हाथ में एक बड़ा पावर दे दिया। पहले क्या होता था कि मेरी अगर रिफंड मैंने फाइल की, उसको वो रोक सकते थे, विथहोल्ड कर सकते थे, या मेरी रिफंड से रिकवरी कर सकते थे, बट स्पेसिफिक प्रोविजन था अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 10 कि सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के अंदर जो है, सिर्फ उसी को आप विथहोल्ड और रिकवरी कर पाएंगे। 54 सबसेक्शन 3 का रेफरेंस उन्हें ऑमिट कर दिया। नाउ इट इज वाइड एंड ओपन पावर दैट मेरी अगर कोई अनपेड लाइबिलिटी है, किसी भी वजह से मुझे टैक्स पे करना है, तो मेरे रिफंड को या तो वो विथहोल्ड कर लेंगे या मेरे रिफंड से रिकवरी कर लेंगे। वाइड पावर इन देयर हैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 168 सबसेक्शन 2 में। वहां पे सेक्शन 38 का रेफरेंस उन्होंने ऑमिट कर दिया, और सेक्शन 38 का रेफरेंस क्यों ऑमिट कर दिया मैंने आपको बता दिया है कि अब सेक्शन 38 जो पहले होता था, जिसको हम 2-way कम्युनिकेशन में डालते थे, उसका रेफरेंस खत्म हो गया। सो उन्होंने सेक्शन 38 के अंदर जाके उस रेफरेंस को खत्म कर दिया। अब 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हैं। सो पहला चेंज क्या किया, मान लीजिए जब कोई अनइंटेंडेड वेस्ट जब आपका जनरेट होता है फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फिश मील एक्सेप्ट फिश ऑयल, यानी फिश मील जब आप बनाते हैं और उसमें से कोई अनइंटेंडेड स्क्रैप जनरेट होता है, एक्सेप्ट फिश ऑयल, GST exempted from 1st July 2017 to 30th September 2019। ये स्पेसिफिक एक बेनिफिट रिट्रोस्पेक्टिवली आपको दे दी, बट साइमल्टेनियसली एक बात और कह दी इसके अंदर
कि अगर आपने गलती से टैक्स पे कर दिया है तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। सो रिट्रोस्पेक्टिवली एग्जिम्पशन अलाउ कर दिया। एडवांटेज उनको है जिनने एग्जिम्पशन ट्रीट किया था, टैक्स पे नहीं किया था, पर जिनने टैक्स पे कर दिया रिफंड नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट चेंज, जहां हम लाइसेंस फीस के ऊपर जीएसटी लगता था फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लीकर बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो पहले इन्हें कहा था कि दैट इज नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अब इन्हें रिट्रोस्पेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट कर दिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। एक डेट का डिस्प्यूट था, उस डेट को उन्हें क्लैरिफाई कर दिया और करस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट दे दिया कि अब इसको 1 जुलाई 2017 से रीड किया जाएगा, रिट्रोस्पेक्टिवली एग्जिम्प्टेड जीएसटी ऑन लाइसेंस फीस फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लीकर, जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा फ्रॉम 1 जुलाई 2017, बीइंग नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट एक कंडीशन, अगर आपने जीएसटी पे कर दिया है तो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। सो यानी जिनने एग्जिम्पशन ट्रीट किया और लिटिगेशन कर रहे थे उनकी तो बल्ले बल्ले, उनको कुछ नहीं देना, पर जिनने जीएसटी दे दिया आप रिफंड की बात नहीं करेंगे। These are the all summary changes in Finance Bill 2022, which is proposed changes in GST, in the GST law, maybe IGST Act, UTGST Act, CGST Act, and respective state GST Act. Clause 99 से लेके क्लॉज 123 जो फाइनेंस बिल 2022 का पार्ट है, इन्हें प्रपोज किया है फॉर जीएसटी चेंजेस। कुछ क्लॉजेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन से एप्लीकेबल होंगे और कुछ क्लॉजेज डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस फाइनेंस बिल 2022 से एप्लीकेबल होंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए जिसमें हमने क्लियरली बताया है कौन सा क्लॉज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस कब से एप्लीकेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। लॉट मेनी चेंजेस इन जीएसटी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलके, सबका साथ सबका विकास, जो भी चेंजेस आते हैं मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। सो थैंक्स watching Bimal Jain on GST changes, and let's carry on this journey together to make GST law good and simple tax. Thank you very much.